नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी जीके में आप पेपर नंबर 30 है और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य का आज दूसरा पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रह गए थे पीछे वाले वीडियो में। अब जो शेष रह गई हैं उनके क्वेश्चन मैंने इस सेकंड वीडियो में तैयार किए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आगे भी इनकी पूछ जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, निम्न में से देश का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहाँ स्थित है। मतलब देखिए, देश का प्रथम, इसका मतलब राज्य का तो प्रथम है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ देश का प्रथम पूछा है कि देश का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहाँ स्थित है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान में ह्यूमन एनाटोमी जो पार्क है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और इसी पार्क में ही, इसी अभ्यारण्य में ही कौन स्थित है? ह्यूमन एनाटोमी पार्क, जो देश का पहला एनाटोमी पार्क ही होगा। दोस्तों, यह फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य है, इसी में नदियां आती हैं। एक सोम नाम की नदी, एक कौन सी है? मानसी नदी है, और दूसरी कौन सी है? वाक्कल जो नदी है। ये सभी नदियां इसी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर ही प्रवाहित होती है। कभी कभी इनके संबंध में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इनके नाम सोम, मानसी, वाक्कल का नाम भी याद रखें। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है, और इसी अभ्यारण्य में स्थित है देश का प्रथम ह्यूमन एनाटोमी पार्क। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य की किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण राजस्थान का अभ्यारण्य है, और जैन धर्म से स्थित रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो उस अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ पूछा गया है कि ये प्रसिद्ध रणकपुर जो जैन मंदिर है वो निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपने नाम सुना होगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जिसका अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो पाली में भी है, जो कहाँ है? उदयपुर में भी है, और ये अभ्यारण्य कहाँ है? राजसमंद में भी है। देखिए, इसका जो एरिया है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो पाली, उदयपुर और राजसमंद में स्थित है, इसमें है देश के प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर। इसके अलावा और क्या है इसमें? अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश में सर्वाधिक कौन? भेड़िए जो है ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक भेड़िए जो हैं वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, इसी अभ्यारण्य में एक कौन सी नदी? बनास, और कौन सी है? पश्चिम में बहने वाली, दक्षिण की ओर जाने वाली साबरमती, जो गुजरात में जाती है, जो गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। ये साबरमती जैसी और बनास जैसी जो नदियां हैं वो कौन से अभ्यारण्य से होकर बहती है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से ही होकर बहती है। अगर दोस्तों देखिए, देश के सर्वाधिक भेड़िए अगर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है, तो इसका मतलब भेड़ियों की प्रजनन स्थली जो है, भेड़ियों की क्या प्रजनन स्थली निम्न में से है, तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली राजस्थान में कहाँ है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसलिए यहाँ प्रसिद्ध रणकपुर की जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, जो पाली, उदयपुर, राजसमंद में फैला हुआ है। बनास और साबरमती जैसी नदियां इससे प्रवाहित होती हैं। इसमें सर्वाधिक भेड़िए हैं और भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। तो वह कौन है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बियर रेस्क्यू सेंटर निम्न में से कहाँ स्थित है। राज्य में बियर रेस्क्यू सेंटर, भालू, बियर का मतलब भालू जो रेस्क्यू सेंटर है वो निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राज्य में बियर रेस्क्यू सेंटर जो है वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ स्थित है?
नाहरगढ़ अभयारण्य में। और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में है। दोस्तों आपने नाहरगढ़ का किला भी सुना होगा, ये नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थित नाहरगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का किला भी है जो जयपुर में स्थित है। और यहाँ भालू रेस्क्यू सेंटर है, बीर रेस्क्यू सेंटर है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, राज्य में बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये नाहरगढ़ जो अभयारण्य है इसी में स्थित है बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। भालुओं के संरक्षण के लिए यहाँ क्या बनाया गया? बीर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, नाहरगढ़ जंतुआलय भी है। नाहरगढ़ क्या है? जंतुआलय भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जून 2016 को। 4 जून 2016 को नाहरगढ़ जंतुआलय की स्थापना हुई है। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क स्थित है नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। भालुओं के संरक्षण के लिए बीर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया। कहाँ? नाहरगढ़ अभयारण्य में, नाहरगढ़ दुर्ग। और यहाँ पे नाहरगढ़ जंतुआलय है जो 4 जून 2016 को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, बंद बरेठा स्थित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बंद बरेठा स्थित है। तो दोस्तों बंद बरेठा जो है ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। बयाना नाम आपने सुना होगा, बयाना तहसील है भरतपुर की, बयाना के समीप भरतपुर जिले में स्थित है बंद बरेठा। यहाँ केवला देव पक्षी अभयारण्य के जो पक्षी है, उस अभयारण्य में घना पक्षी विहार में केवला देव जो अभयारण्य है उस अभयारण्य में आने वाले जो पक्षी है वो बंद बरेठा में भी शरण लेते हैं, यहाँ भी आते हैं। इसलिए बंद बरेठा को कहा जाता है पक्षियों का घरौंदा। पक्षियों का घरौंदा कि निम्न में से किसे पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है? तो बंद बरेठा को, क्योंकि केवला देव घना पक्षी विहार जो है वहां से पक्षी बंद बरेठा में भी आते हैं, वो भी भरतपुर में है। और बंद बरेठा भी कहाँ है? भरतपुर में है। इसलिए यहाँ पर पक्षी शरण लेने आते हैं और पक्षियों के शरण की वजह से ही इसे पक्षियों के घरौंदों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र अभयारण्य जिसका विस्तार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भी है। कि राजस्थान का मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक ऐसा अभयारण्य है जिसका विस्तार राजस्थान के साथ साथ उसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राज्यों में भी है। ठीक है, तो दोस्तों वह अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? ये वैसे अगर हम बात करें तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर राजस्थान में बात करें कि ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका कुछ विस्तार कहाँ है? कोटा में है। कुछ विस्तार कहाँ है? बूंदी में भी है। ठीक है, ये करौली में भी है। ठीक है, और उसी के साथ ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में भी है। कहाँ है? सवाई माधोपुर। ये इतने जिले, जैसे कोटा है ये मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, करौली है, सवाई माधोपुर ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसीलिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में भी फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो ये राष्ट्रीय जो चंबल अभयारण्य है ये घड़ियाल आपने नाम सुने होंगे, घड़ियाल। ठीक है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ये अभयारण्य महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको घड़ियाल देखने हो तो निम्न में से किस अभयारण्य की सैर करेंगे, आप कौन से अभयारण्य में जाएंगे, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी कहा जाता है। ये घड़ियाल जो है देखने को मिलेंगे अपने को कहाँ? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों उदबिलाव जो है, उदबिलाव भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एक और नाम आपने सुना होगा दोस्तों, इसी तरह का नाम एक और है जो है गांगेसूस नाम है, गांगेसूस। ये गांगेसूस क्या है? तो दोस्तों ये गांगेसूस है एक डॉल्फिन का एक प्रकार। डॉल्फिन का क्या है? डॉल्फिन का एक प्रकार है जो उसी अभयारण्य चंबल नदी में ये देखने को मिलते हैं। गांगेसूस जो है ये एक संरक्षित जीव है। ये क्या है? संरक्षित जीव है जो कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में ही मिलते हैं। ठीक है, ये डॉल्फिन का एक प्रकार है जिसका नाम है गांगेसूस। ठीक है, घड़ियालों का संसार कहा जाता है किसको? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को कहा जाता है, जो राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में भी फैला हुआ है। ठीक है, अगर याद करने के लिए आप देखें तो शेरगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? बारां में है। कैला देवी है ये कहाँ है? करौली में है। और दर्रा अभयारण्य जो है ये कोटा, ठीक है, यहाँ कोटा, शेरगढ़ बारां में और कैला देवी करौली में। चंबल अभयारण्य के बारे में मैंने आपको बताई दिया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस अभयारण्य को सांपों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है? सांपों की शरणस्थली, कि राजस्थान का कोई ऐसा अभयारण्य जो सांपों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है, तो वह है शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा है? शेरगढ़ अभयारण्य। तो ये शेरगढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है बारां जिले में। कौन से जिले में है? बारां जिले में स्थित है। इसी अभयारण्य से होकर बहती है कौन सी नदी? परवन नदी। कौन सी नदी है? परवन नदी भी इसी अभयारण्य से होकर बहती है। और शेरगढ़ का दुर्ग जो है, कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ का दुर्ग जो है ये परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य और कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। तो सांपों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है शेरगढ़ अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितनी आर्द्र भूमि स्थल है जो रामसर संधि में शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। कि राज्य के इतने कौन कौन से आर्द्र भूमि स्थल हैं जो रामसर संधि में शामिल हैं? दोस्तों संपूर्ण राजस्थान के 2 स्थल ऐसे हैं। 2 स्थल क्या है? ऐसे हैं जो किस में शामिल हैं? आर्द्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। और ये किस में शामिल है? ये रामसर संधि में शामिल है। किस में शामिल है? रामसर संधि में शामिल है। दोस्तों रामसर संधि क्या है? एग्जाम में या जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि रामसर संधि क्या है। तो आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए, कौन सी भूमि के? आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए और जैव विविधता में वृद्धि के लिए, जैव विविधता में वृद्धि के लिए की गई एक अंतर सरकारी संधि, की गई एक अंतर सरकारी जो संधि है, उसी संधि को क्या कहा जाता है? रामसर संधि कहा जाता है। दोस्तों ये रामसर जो संधि है ये सन 1971 ईस्वी में ईरान का एक शहर, किसका शहर है? ईरान जो देश है उसका एक शहर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामसर। जिसका नाम क्या है? रामसर। ये ईरान में पड़ता है ये रामसर। इस शहर ने स्वीकार किया था, इसीलिए इसे रामसर संधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो संधि है ये संधि 1975 में अस्तित्व में आई। रामसर संधि जो है ये कब अस्तित्व में आई? 1975 में ये अस्तित्व में आई। और भारत में जब ये इससे संबंधित बातें की गई तो भारत में दोस्तों रामसर संधि के कितने स्थल हैं? भारत में कुल 26 स्थल हैं। कितने हैं? रामसर, अगर एग्जाम में भारत स्तर की, इंडिया स्तर की कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमि ऐसी है जो रामसर संधि में शामिल है, तो कुल कितनी है? भारत में 26 और राजस्थान में कितनी है? 2 है। ठीक है। और राजस्थान में जो 2 है वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों एक तो मैंने आपको मेरे पहले वाली वीडियो में बताया था, केवलादेव। कौन सी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इसे 1983 में, कब है? 1983 में रामसर संधि में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983 में। देखिए दोबारा बता देता हूं, राजस्थान में 2 रामसर संधि के स्थल हैं। ठीक है। एक का नाम है केवलादेव, एक का नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसे रामसर संधि में कब शामिल किया गया? तो इसे रामसर संधि में शामिल किया गया सन 1983 में। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्र भूमि, जो आर्द्र भूमि स्थल है, इसे रामसर संधि में कब शामिल किया गया? तो कब किया गया? 1983 में। दूसरा जो राजस्थान का रामसर स्थल है वो कौन सा है? वो सांबर झील है। वो कौन सी है? आर्द्र भूमि सांबर झील। इसे भी किस में शामिल कर लिया गया? रामसर संधि या रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। कब किया गया? तो सांबर झील को दोस्तों 1990 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1990 में। ठीक है। अगर और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये जो रामसर संधि जो दुनिया में तो 1975 में अस्तित्व में आई, लेकिन ये भारत में कब अस्तित्व में आई? ये रामसर संधि भारत में कब अस्तित्व में आई? तो दोस्तों ये भारत में 1982 में आई है। कब आई है? 1982 में। और 1982 के बाद 1983 में राजस्थान के केवलादेव को इसमें शामिल कर लिया गया और 1990 में सांबर झील को इसमें शामिल कर लिया गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि रामसर संधि में दुनिया के कितने देशों ने, कितने देश इसके सदस्य हैं, रामसर संधि के कितने देश सदस्य हैं, तो भारत सहित लगभग कितने देश हैं? 169 जो देश हैं वो रामसर संधि में शामिल है। दोस्तों पहले आप रामसर संधि को समझें कि आर्द्र भूमि की सुरक्षा और जैव विविधता की वृद्धि के लिए रामसर संधि के नाम से एक साइट बनाई। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य किया गया। ठीक है। ये काम कहाँ हुआ?
तो ये ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ 1972 में 71 में इसमें कार्य हुआ, 1975 में अस्तित्व में आई। भारत के कितने 26 रामसर या आर्द्र भूमियां इसमें शामिल की गई। राजस्थान के कितने 2, केवलादेव और सांबर झील। केवलादेव 1983 में, सांबर झील 1990 में। भारत में रामसर संधि, भारत शामिल हुआ रामसर संधि में कब? 1982 में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां बहुत प्रत्येक वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है माचिया सफारी मृग उद्यान। माचिया सफारी मृग उद्यान निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो माचिया सफारी मृग उद्यान है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। दोस्तों राजस्थान में बहुत से मृग उद्यान है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा हिरणों के मृग उद्यान है, जैसे आपने नाम सुना होगा संजय मृग उद्यान, ये शाहपुरा जयपुर में स्थित है। संजय मृग उद्यान कहाँ है? शाहपुरा जयपुर में। इस तरह से आपने सुना होगा अशोक मृग उद्यान, जो जयपुर में स्थित है, जो कहाँ है? जयपुर में। इसी तरह जोधपुर में है अमृता देवी मृग उद्यान, ये कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है। पुष्कर मृग उद्यान है, सज्जनगढ़ मृग उद्यान है, दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़गढ़ है। ये दोस्तों सभी राजस्थान के क्या है? मृग उद्यान है, जिनके संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। मैंने आपसे यहाँ पूछा कि माचिया सफारी मृग उद्यान, माचिया सफारी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा जंतुआलय है। राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा जंतुआलय स्थित है। तो राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला, कि राजस्थान में सबसे पहला जंतुआलय और सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है? तो राज्य में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो जंतुआलय है वो कौन सा है? वो जयपुर जंतुआलय। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। दोस्तों 1876 में, कब? 1876 में इस जंतुआलय की स्थापना की गई। क्या की गई? इस जंतुआलय की स्थापना की गई। ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला चिड़ियाघर, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चिड़ियाघर या जंतुआलय कह सकते हैं। इसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। कि जयपुर जंतुआलय जो राज्य का पहला है और सबसे बड़ा जंतुआलय है, इसकी स्थापना 1876 में जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की गई। किनके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये बड़ा चिड़ियाघर है राजस्थान का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में जा चुका है, हालांकि क्वेश्चन सामान्य सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है। कौन है? गोडावण। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो दोस्तों गोडावण का वैज्ञानिक जो नाम है वो है एरियोटिस। ठीक है, एरियोटिस नाइग्रीसेप्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरियोटिस नाइग्रीसेप्स। इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोडावण को, देखिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर अपन क्या करते हैं, वैज्ञानिक नाम और अंग्रेजी नाम दोनों में इसे एक ही याद करते हैं। मैंने आपको पहले वैज्ञानिक नाम बताया, अब मैं आपको अंग्रेजी नाम बता रहा हूँ कि गोडावण को का अंग्रेजी नाम क्या है। तो इसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कि निम्न में से किस पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है? तो वह कौन है? गोडावण। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो एरियोटिस नाइग्रीसेप्स जो है, इसका क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों गोडावण के कुछ स्थानीय नाम भी हैं। गोडावण की क्या है? कुछ स्थानीय नाम भी हैं। जैसे दोस्तों इसे कहा जाता है तिलोर। कि निम्न में से किस पक्षी को तिलोर कहा जाता है? तो वह कौन है? गोडावण। गोडावण को तिलोर भी कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ गोडावण को माल मोरडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरडी। लेकिन दोस्तों बात एक और ध्यान में आपको रखनी है कि माल मोरडी से कहाँ कहते हैं? तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हाड़ौती जो क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र में इसी गोडावण को माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम बात करें, ये माल मोरडी जो स्पेशल है, ये बारा का सोरसेन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सोरसेन बारा का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे क्या कहते हैं? तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है एरियोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, इसका प्रमुख स्थान की गोडावण पक्षी की शरणस्थली
कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि गोडावण जो है इसका शरण स्थली जो है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी तरह सोंकलिया अजमेर, सोंकलिया अजमेर प्रसिद्ध है किसके लिए, गोडावण की शरण स्थली के लिए। इसी तरह सोरसेन बारा, सोरसेन जो बारा है वो जाना जाता है, जहां इसको मालमोरडी कहते हैं, किसके लिए, गोडावण के लिए ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, देखिए एक क्वेश्चन तो आपको यहां मिल गया। चिंकारा जो है ये क्या है, ये राजस्थान का एक राज्य पशु है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, तो दोस्तों इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया सन 1981 में। कब दर्जा दिया गया, 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। क्या कहते हैं, गजेला इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये एक एंटीलोप प्रजाति का प्रमुख जीव है, मतलब हम इस चिंकारा को ये कह सकते हैं कि ये एक छोटे हिरण की प्रजाति है, छोटे हिरण की क्या है, एक प्रजाति है। ठीक है, ये या तो हमें मिलेगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य में देखने को, या फिर इसके प्रमुख जो स्थान है वो है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ताल छापर अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, चूरू है। ये यहाँ इसे कृष्ण मृग या काले हिरणों के रूप में इसे जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि चिंकारा की शरण स्थली जो है वो कौन है, ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में देश का पहला मोर अभ्यारण्य निम्न में से कहां प्रस्तावित है। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि राज्य में देश का पहला मोर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है, मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है, इस मोर अभ्यारण्य का राजस्थान में कहां एक अभ्यारण्य बनाया जाएगा, तो वो कहां स्थित है, वो झुंझुनू में है। कहां है, झुंझुनू में है। दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ डूंडलोद भी आया है, तो डूंडलोद के संबंध में आपको याद रखना है, राज्य का पहला गंधर्व अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है, गंधर्व अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ प्रस्तावित है, तो ये डूंडलोद में। गंधर्व मतलब गधों का अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये डूंडलोद में है। ठीक है, डूंडलोद भी झुंझुनू में, और इधर मोर अभ्यारण्य है ये भी कहाँ है, ये झुंझुनू में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, कि इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध व्यक्ति है कौन, डॉक्टर कैलाश सांखला। कौन है, डॉक्टर कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये वन्य जीव प्रेमी डॉक्टर कैलाश जो सांखला है ये कहाँ के निवासी हैं, तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। ये जोधपुर के निवासी हैं जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देश में सबसे पहले बाघ जो परियोजना है, कौन सी परियोजना है, बाघ परियोजना की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, कैलाश सांखला है। इसी वजह से दोस्तों इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों इन्हीं कैलाश सांखला को सन 1972 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इनसे पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्होंने ही बाघों के संरक्षण के लिए यह बाघ परियोजना बनाने का काम सबसे पहले शुरू करवाया था। इसके उपलक्ष्य में सन 1972 में डॉक्टर कैलाश सांखला जो है उनको क्या दिया गया था, पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 2 पुस्तक भी लिखी थी। एक पुस्तक का नाम तो था द टाइगर, कि द टाइगर नामक पुस्तक किनकी है, तो डॉक्टर कैलाश सांखला की है द टाइगर नामक पुस्तक। और दूसरी जो है द रिटर्न ऑफ टाइगर, दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, द रिटर्न ऑफ टाइगर। द रिटर्न ऑफ टाइगर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो द रिटर्न ऑफ टाइगर नामक पुस्तक है, उनको लिखने वाले कौन है, डॉक्टर कैलाश सांखला। इसी वजह से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1972 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इनका जन्म जोधपुर में, तो जोधपुर से इनका संबंध रहा है। ठीक है, पहली बाघ परियोजना शुरू करवाने वाले यही थे। इनकी दोनों पुस्तकों के आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार इनको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक द टाइगर और दूसरी है द रिटर्न ऑफ ए टाइगर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है, कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य स्थापित किया गया।
ठीक है। तो राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य जो है ये बड़ी तालाब उदयपुर में है। कहाँ? बड़ी तालाब उदयपुर में राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य खोला गया। सोंकलिया अजमेर में मैंने आपको बता दिया कि ये गोडावण पक्षी की शरण स्थली है। सोरसेन 12 जो इसे मालमोरी के नाम से इसे जाना जाता है, हाड़ौती का क्षेत्र है, ये सोरसेन 12 का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बड़ी तालाब में क्या है? राज्य का एक मत्स्य अभयारण्य। राज्य का खिंचन गांव प्रसिद्ध है। खिंचन गांव ये अपने आप में, एक तो देखिए खिंचन गांव और दूसरा है ताल छापर गांव। ताल छापर अभयारण्य जो है ये दोनों ही स्थान अपने एक प्रसिद्ध काम के लिए स्थिर है। और वो कौन सा है? कुरजा पक्षी के लिए जाने जाते हैं। किन के लिए? कुरजा पक्षी के लिए। ये कुरजा जो पक्षी है ये एक तो खिंचन गांव जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? खिंचन गांव जोधपुर में आते हैं। और दूसरे ताल छापर जो अभयारण्य है वहाँ चूरू वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा ये पक्षी जो है ये केवलादेव अभयारण्य भरतपुर और बंद बारेठा भरतपुर है वहाँ से प्रवास करते हैं, ये वहाँ भी आते हैं। दोस्तों ये कुरजा जो है इसी कुरजा पक्षी को ही कहा जाता है डेमोजियल क्रेन। क्या कहा जाता है? डेमोजियल क्रेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यही कुरजा पक्षी है। मतलब ये कुरजा पक्षी साइबेरिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, साइबेरिया से आते हैं, ये ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रतिवर्ष आते हैं सर्दियों में यहाँ। और ये घना पक्षी विहार भरतपुर बंद बरेठा वाला जो क्षेत्र है वहाँ, खिंचन गांव जोधपुर है और ताल छापर जो अभयारण्य है चूरू वाला, यहाँ ये आकर अपनी शरण लेते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। दोस्तों अगर आपके पास कोई बड़े एजुकेशन ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में भी इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।